शुरू से लेके अब तक देखा हमने, उसका जो है वो एक सेकेंड। अच्छा जी, खैर आज हमारी जो है वो लास्ट क्लास है। आज का भी जो हमारा फोकस रहेगा वो रिवीजन हाथों हाथ और कुछ छोटी छोटी चीज़ें डेवलपर पर्सपेक्टिव से आज हम इस क्लास को लेके चलेंगे। लास्ट क्लास में हमने जो भी देखा ईच एंड एवरीथिंग जो है वो एक डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से थी कि अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं और अगर आपको आपके कोड को जो आप लिख रहे हैं उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आप उसको किस तरह से बना सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इन अ सेंस, आपने देखा कि जब आप फंक्शन को कॉल करते थे तो कभी कभी ऐसा होता था कि आपका जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है उस फंक्शन को मिस कर जाता था। इवन दो यूज़र का प्रॉम्प्ट ऐसा होता भी था कि फंक्शन की नीड होती थी कॉल होने के लिए, बट वो चीज़ कॉल नहीं होती थी। तो हमें क्या करना पड़ता था, ध्यान से ईच एंड एवरीथिंग जो है वो अपने इंस्ट्रक्शंस के पैरामीटर में यानी अपने सिस्टम प्रॉम्प्ट में डिफाइन करनी पड़ती थी। फिर हमने ऐसी काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें देखी जिनका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है कि भाई हम हर चीज़ जो है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल के भरोसे नहीं छोड़ सकते। हमें एज अ डेवलपर भी स्ट्रॉन्ग केस रखना पड़ेगा अपना कि भाई आपने जो है वो इस चीज़ को लाजमी यूटिलाइज करना है। तो हमने लास्ट क्लास में फंक्शन कॉल को रिवाइज भी किया और जो छोटी छोटी चीज़ें हमने देखी कि वो किस तरह से जो है वो सिग्निफिकेंस बना रही थी। अब चाहे वो फिर डॉक स्ट्रिंग हो जो आपके फंक्शंस के स्टिकी नोट्स होते हैं जिसमें ये डिफ़ाइन किया जाता है कि वो फंक्शन करता क्या है, किस तरह से करता है, उसके पैरामीटर्स किस टाइप के हैं, उसके रिटर्न स्टेटमेंट में क्या हो रहा है। फिर हमने टाइपिंग देखी, हमने नेम ओवरराइड देखा, हमने डिस्क्रिप्शन ओवरराइड देखा। ये सारी की सारी चीज़ें एज अ डेवलपर आपके वर्क फ्लो को एज अ डेवलपर आप किस तरह उस पर अप्लाई करेंगे और आपका वर्क फ्लो जो है वो किस तरह मज़ीद और बेहतर और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी जो कि एग्ज़ाम के लिए, क्विज़ के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। एक छोटी सी चीज़ और बाकी है, हम उसको भी देख लेते हैं। फिर हम हैंड ऑफ की तरफ मूव होंगे और देन हम गार्ड्रिल्स की तरफ भी मूव होंगे। डिस्कशन हमारा जो है वो थ्योरेटिकली रहेगा, डेवलपर पर्सपेक्टिव से ही रहेगा, क्योंकि यूज़र और स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से तो आप ऑलरेडी चीज़ों को देख चुके हैं, समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। ठीक हो गया जी। तो हमने आज जो है वो इस चीज़ को अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो नेम ओवरराइड पढ़ा था कि फंक्शन टूल में किस तरह आप नेम ओवरराइड की एक प्रॉपर्टी लिखते हैं जो कि क्या करता है, आपके फंक्शन के नाम को ओवरराइड कर देता जो है वो ओवरराइड करता है। सही है? यस, आपके फंक्शन के नाम को ओवरराइड करता है। ठीक है, आपके फंक्शन के नाम को वो ओवरराइड करेगा। फिर हमने देखा कि एक होता है नेम ओवरराइड, एक होता है डिस्क्रिप्शन ओवरराइड। डिस्क्रिप्शन क्या होता है भाई कि आप अपने फंक्शन को या हर ये यहाँ पे जो चीज़ आप डिफ़ाइन करते हैं वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल को पढ़ने में हेल्प करती है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन ओवरराइड होता क्या है? पहले हमने जो लास्ट क्लास में देखा था उसमें हमने कुछ फंक्शंस डिफ़ाइन किए थे, ठीक है। अब वो फंक्शन जो भी थे, चाहे वो वेदर का हो, करंट लोकेशन का हो, जो भी हो, जो भी लास्ट क्लास में हमने फंक्शन डिफ़ाइन किए थे उसमें पैरामीटर्स नहीं थे। क्या चीज़ थी? पैरामीटर्स उसमें मिसिंग थे। तो डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, जो आपके पैरामीटर्स होते हैं ना वो ही आपकी डिस्क्रिप्शन बन जाती है। अगर मैं ओपन एआई एजेंट्स टूल कॉलिंग गूगल पे जाके लिखूं तो यहाँ पे हमें ये चीज़ मिल जाएगी, या एजेंट्स में होगा वो
अच्छा ओके, जो आपकी डिस्क्रिप्शन होती है वो आपके पैरामीटर से नहीं बनती, सॉरी आई टेक माय वर्ड्स बैक, वो आपकी डॉक स्ट्रिंग से बनती है। ठीक है, आप जो डॉक स्ट्रिंग जब अपने फंक्शन को प्रोवाइड करेंगे तो वही डॉक स्ट्रिंग जो है वो आपके जो है वो टूल की डिस्क्रिप्शन बन जाएगी, अनटिल एंड अनलेस आप उसको यहाँ पे आके डिस्क्रिप्शन ओवरराइड का जो है वो एक पैरामीटर प्रोवाइड करें और यहाँ पे जो है वो अपनी एक डिस्क्रिप्शन लगा दें। ठीक है, फिर हमने देखा डॉक स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग क्या होता है, आपके फंक्शन के जो है वो स्टिकी नोट्स होते हैं। ये सारी चीज़ें अप्लाई करना क्यों ज़रूरी है, इससे सबसे पहले होता क्या है, इससे होता ये है कि आपका जो कोड है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग बन जाता है। सही है, स्ट्रॉन्ग इन व्हाट सेंस कि ये सारी की सारी चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल को विजिबल होती हैं। अब जब लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ये चीज़ें विजिबल होती हैं, वो उसको और अच्छे तरीके से रीड करता है और उसको ये चीज़ पता होती है कि कब कौन से टूल को किस तरह कॉल करना है, किस टूल का क्या पर्पज़ है। फिर हमने देखा मॉडल सेटिंग्स का एक एट्रीब्यूट कहाँ पे होता है, ये एजेंट की क्लास में। किस क्लास में होता है, एजेंट की क्लास में आपके पास एक मॉडल सेटिंग्स का एट्रीब्यूट होता है, जिसकी टाइप क्या होती है, खुद मॉडल सेटिंग्स की एक क्लास, जिसको आप कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, एजेंट्स के मॉड्यूल से। आपने इसको यहाँ से एजेंट के मॉड्यूल से इसको इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको मॉडल सेटिंग्स में लाके इसको कॉल किया और यहाँ पे जो है वो आपने पैरेंथेसिस में इसको डिफाइन किया और यहाँ पे अब आप अपने एट्रीब्यूट्स लगाएंगे। हमने जो एट्रीब्यूट देखा था वो टूल कॉल से रिलेटेड ही था, जिसका एक नाम था टूल चॉइस। टूल चॉइस का क्या मतलब है, आप अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को चॉइस बताते हैं कि भाई आपके पास टूल कॉल करने की क्या चॉइस है। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होती है, ऑटो। ऑटो मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल खुद डिफाइन करता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास ये चॉइस होती है या लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास ये सलाहियत होती है कि वो किसी भी टूल को अकॉर्डिंग टू द यूज़र क्वेरी कॉल कर ले। जो हमने पहली क्लास से लेके अब तक देखा, हम अगर कोई लोकेशन का टूल बनाते थे तो वो यूज़र की क्वेरी को पढ़ के कॉल कर लेता था। फिर हम उसको अगर वेदर का टूल बताते थे तो अगर यूज़र की क्वेरी में वेदर का सवाल है तो वो वेदर के टूल को कॉल करता था। ऑटो का मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिक, यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास ये चॉइस होती है कि अकॉर्डिंग टू द यूज़र क्वेरी वो जो है वो इस चीज़ को कॉल करे, आपके टूल को कॉल करे। और ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, मतलब ऑटोमेटिकली ये वैल्यू ऑलरेडी अप्लाई होती है। अगर आप इसको अप्लाई करें तो भी चलेगा, नहीं करें तो भी चलेगा, जो हमने आज तक देखा। एक चीज़ होती है नन। नन का मतलब क्या होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, लार्ज लैंग्वेज मॉडल टूल कॉल नहीं करेगा। ठीक है, एक और चीज़ होती है जो होता है रिक्वायर्ड। क्या होता है, रिक्वायर्ड। इस चीज़ में आप अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को बताते हैं कि टूल को कॉल करना आपके लिए मैंडेटरी है। सही है, टूल को कॉल करना आपके लिए मैंडेटरी है। रिक्वायर्ड का क्या मतलब होता है, आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ये मैसेज भेजते हो कि भाई आपने टूल कॉल करना है और लाजमी करना है। ये हमें उस सिचुएशन से बचाएगा जब हमने देखा था कि हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती थी जब टूल कॉल नहीं होता था, लेकिन हमें हमारे वर्क फ्लो को आगे बढ़ाने के लिए, पूरी जो एप्लीकेशन है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो है वो टूल कॉल करना पड़ता है। सही है, अब चाहे वो कुछ भी हो, जैसे हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल ये देखी भी थी कि सपोज़ आपका बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम है, आपका एक जो है वो यूज़र आया, उसने कैश को विड्रॉ करने का टूल कॉल किया या करवाया, उसकी क्वेरी ऐसी थी कि उसको टूल कॉल करवाना था कैश विड्रॉ का। अब भाई जब भी कैश विड्रॉ होता है तो बैलेंस चेक होता है, तो यहाँ पे बैलेंस चेक करवाना लाजमी है, उसके बगैर आप टूल को कॉल नहीं कर सकते। सही है, तो ये तीन चीज़ें थी। फिर इसके बाद हमने एक और चीज़ देखी, हम दोबारा अपने फंक्शन टूल के पैरामीटर में आए।
या फंक्शन के पास आए और हमने यहाँ पे एक की देखी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है लेवल 1 लेवल 2 दोनों एग्जाम के लिए और दोनों चीज़ों के लिए, इज इनेबल। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होती है? ट्रू होती है। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू जो होती है वो ट्रू होती है। ठीक है, आपने आज तक जितने भी टूल बनाए उनको कॉल किया, जब आप अपने कंसोल में न्यू आइटम्स को प्रिंट करेंगे ना, तो वहाँ न्यू आइटम्स में टूल कॉल आइटम की एक क्लास आएगी। अगर टूल कॉल हुआ है तो कौन सी क्लास आएगी? टूल कॉल आइटम की एक क्लास आएगी। वहाँ पे जाके आप देखेंगे टूल्स का एक पैरामीटर होगा और उसमें फंक्शन टूल की एक क्लास कॉल हुई भी होगी जिसमें आपके ये टूल्स डिफाइंड होंगे। वहाँ पे जाके आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको इज एनेबल्ड बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली ट्रू मिलेगा। इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि इसका मकसद भी वही है कि आपको अगर फॉर सम रीज़न इज एनेबल अपना टूल, पहले देखते हैं कि होता क्या है। अगर ये ट्रू है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ये टूल हमेशा और हमेशा विजिबल होगा। क्या होगा? हमेशा और हमेशा विजिबल होगा। बट अगर ये फॉल्स है तो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल को विजिबल ही नहीं होगा। लार्ज लैंग्वेज मॉडल इसको कॉल कर ही नहीं सकेगा। सही है। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, अब घर जाके आप इसको लाजमी इम्प्लीमेंट कीजिएगा। हो सकता है कुछ लोगों ने कर भी लिया हो, कुछ और मज़ीद जिन्होंने नहीं किया हो वो कीजिएगा इसको। एक काम करते हैं, सिर्फ मैं बता रहा हूँ, अभी नहीं करेंगे वरना डिस्कशन बहुत लंबी हो जाएगी और हमारा फोकस आज और भी टॉपिक्स हैं। इज इनेबल क्या करता है? अगर फॉल्स है तो LLM को टूल कॉल नहीं करेगा। नीचे आके हमारे पास एक और चीज़ होती है, टूल कॉल रिक्वायर्ड। एक काम आप ये करें, अपने घर जाके टूल चॉइस को करें रिक्वायर्ड और यहाँ पे इज एनेबल को कर दे फॉल्स। अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल जब देखेगा ना भाई कि मेरे पास इस टूल जो है वो रिक्वायर्ड है, मतलब लाजमी टूल कॉल करना है, और इज एनेबल फॉल्स का क्या मतलब है? ये इसको विजिबल ही नहीं है। तो अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल को थोड़ा सा तंग करें, थोड़ा सा परेशान करें। अब इस कोड को चला के देखें कि ये क्या करेगा। सही है। और फिर इसका रिस्पॉन्स ऑब्जर्व करें कि किस तरह क्या रिस्पॉन्स दे रहा है। सही है। और रिस्पॉन्स दो तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं, एक तो फाइनल आउटपुट की लगा के और दूसरा लॉग्स में जाके। एज अ डेवलपर अपनी बेस्ट प्रैक्टिस बना लें कि लॉग्स को देखना अपनी आदत बना लें। लॉग्स आप जितना ऑब्जर्व करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, आपको पूरा वर्कफ्लो जो है वो एक एप्लीकेशन का समझ में आएगा। सही है। इज इनेबल को यहाँ पे कर दें, फिर एक इज इनेबल को क्या करें, ये एक एग्जाम्पल ये करें कि इज इनेबल को फॉल्स कर दिया, यानी LLM को तो नज़र ही नहीं आ रहा है वो टूल। फिर नीचे आके इसको रिक्वायर्ड कर दिया। अब आप LLM को बोल भी रहे हैं कि भाई टूल कॉल लाजमी करो, अब क्या होगा? तो ये काम आप लाजमी करें। अब इस सेम सिचुएशन को आप वाइस वर्सा भी कर दें। ट्रू कर दें। वाइस वर्सा कैसे करेंगे? ट्रू और नन। इज रिक्वायर्ड को यहाँ पे कर दें नन और ऊपर जाके फॉल्स को कर दें, इस इनेबल फॉल्स को कर दें ट्रू। अब देखें क्या होगा। इसी तरह की चीज़ें जो है वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जब आप लोग इस तरह की अटपटी अजीबोगरीब चीज़ें करेंगे ना, तभी जो है वो आप लोगों का दिमाग खुलेगा और आप लोगों के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना लगे हाथों, इसको समझने में वो भी क्लियर हो जाएगा। प्रोग्रामिंग में ऐसा ही होता है, जो भी टेक्निकल फील्ड्स होती है ना, मेरा वास्ता सिर्फ प्रोग्रामिंग से और किसी चीज़ से नहीं है। जब आप एक अजीबोगरीब चीज़ को अप्लाई करते हैं ना, तो होता क्या है, उसको समझने के चक्कर में जो बेसिक्स आपके 80% पर है, 90% पर है, उनका ग्राफ बढ़ जाता है, वो आपको और अच्छे से समझ में आ जाता है। तो ये चीज़ें लगा के देखें। सही है। ये काम करें। अभी इसके लिए मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आपको घर पे जाके ये चीज़ें याद भी रहें। हटा नहीं रहा मैं, लेकिन कमेंट आउट कर रहा हूँ। लॉग्स में जाके देखें क्या हो रहा है, फाइनल आउटपुट ऑब्जर्व करें। समझ में नहीं आ रहा, क्लाउड से जाके पूछें, डीप सीक से जाके पूछें क्या हो रहा है भाई इसमें। सही है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने लाजमी करनी है।
ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं अपने आज के एक टॉपिक की तरफ। अच्छा जी, अब ये टूल कॉल में ना बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन सारी समझना लाजमी है क्योंकि क्विज़ में सब है। अब मैंने आपको पहली क्लास से चाहे जो होमवर्क जो पढ़ाया वो क्विज़ की प्रिपरेशन करके ही पढ़ाया है। वो इनफ नहीं है हमारी क्लास, बट हेल्पफुल ज़रूर होगी। खैर एनीवेज, अच्छा जी, अब थोड़ा सा आते हैं इसके वर्कफ्लो की तरफ कि बिहाइंड द सीन्स आप लोगों ने यूज़र पर्सपेक्टिव से समझ लिया, पिछली क्लासों में डेवलपर पर्सपेक्टिव से समझ लिया कि कोड को किस तरह स्ट्रॉन्ग करना है। थोड़ा सा दिमाग अब लगाएं कि इसका वर्कफ्लो बिहाइंड द सीन्स कैसे चलता है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक और की इंट्रोड्यूस करनी है जिसका नाम होगा मैक्स टर्न्स। ठीक है, अब ये मैक्स टर्न्स का आपके रनर में एक आप की इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम क्या होगा? मैक्स टर्न्स। क्या नाम होगा इसका? मैक्स टर्न। अब ये आपके फंक्शन कॉल से रिलेटेड है तो इसको हम जल्दी से समझ लेते हैं, या ऑलरेडी हम डिस्कस कर भी चुके तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एनीवेज, टूल कॉल से रिलेटेड हमारी डिस्कशन है। होता क्या है, सबसे पहले जब आपकी एप्लीकेशन चलती है तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल आपके यूज़र के प्रॉम्प्ट को एनालाइज करता है। क्या करता है? एनालाइज करता है, प्रोसेस करता है। सही है, ये तो हमें पता है, जाहिर सी बात है, तभी तो वो हमें जवाब देता है। अब जब लार्ज लैंग्वेज मॉडल हमारे यूज़र की क्वेरी को एनालाइज करता है, उसके बिहाफ पे वो हमें जवाब देता है। क्या करता है? वो हमें जवाब देता है। मैं उससे पूछूं हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, वो मेरी क्वेरी को पढ़ेगा और वो मुझे जवाब दे देगा कायदे आज़म। मैं उससे पूछूं व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, वो मुझे बता देगा इस्लामाबाद। अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये तो आप याद रखें कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल सबसे पहले आपकी क्वेरी को एनालाइज करता है। सेकंड, एनालाइज के बाद क्वेरी को प्रोसेस करने के बाद लार्ज लैंग्वेज मॉडल आपकी क्वेरी का जवाब देता है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या करता है? आपकी क्वेरी का जवाब देता है। जवाब किस सूरत में देता है? ठीक है, बिल्कुल सही, स्ट्रिंग की सूरत में। बट वो जवाब और दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल फंक्शन को कॉल करे या फिर वो हैंड ऑफ करे। सही है, ये हमने पढ़ा ही नहीं पढ़ा है? ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल सबसे पहले क्वेरी को एनालाइज करता है, फिर वो जवाब देता है। जवाब किस सूरत में देता है? या तो वो फाइनल आउटपुट की डायरेक्ट रिटर्न कर देगा। मैं उससे कोई ऐसा सवाल पूछूं जो उसके डाटा सेट में है तो वो क्या करेगा? सीधा सीधा फाइनल आउटपुट मुझे ला कर दे देगा। मैं उससे पूछूं एक्सप्लेन टू नेशन थ्योरी, तो वो मुझे सीधा सीधा फाइनल आउटपुट ला के दे देगा। लेकिन अगर मैं अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल से पूछूं कि भाई मुझे मेरे जीमेल में, जो मेरा जीमेल का अकाउंट है, उसके लेटेस्ट लास्ट 1 आवर के ईमेल्स निकाल के दो, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या करेगा? हैंड ऑफ भी कर सकता है, अगर टूल कॉल करना हो तो वो भी कर सकता है। सही है। अब यहाँ क्या हो रहा है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने मेरी क्वेरी को एनालाइज किया। लार्ज लैंग्वेज मॉडल अब क्या करेगा? रिप्लाई करेगा मेरी क्वेरी का। क्या करेगा? रिप्लाई करेगा। LLM एनालाइज द क्वेरी। सही है, सबसे पहले लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या करता है? क्वेरी को एनालाइज करता है। देन LLM रिप्लाइज। फिर LLM क्या करता है? क्वेरी का जवाब देता है। 3 सूरत में वो जवाब दे सकता है। इट मे बी अ स्ट्रिंग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइनल अंडरस्कोर आउटपुट, क्योंकि हमने इसको पहली क्लास से पढ़ा है। ठीक है, हमने इसको क्या किया? पहली क्लास से पढ़ा है। दूसरी चीज़ वो क्या कर सकता है? इट मे कॉल अ फंक्शन या टूल, जो भी आप कह लें। और तीसरी चीज़ ये क्या कर सकता है? इट मे हैंड ऑफ्स। ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल ये 3 काम कर सकता है।
सही है, ये हमने पढ़ा भी है, इसको एनालाइज भी किया है। अब क्या होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जब टूल कॉल फाइनल आउटपुट होगा तो बात वहीं ख़त्म हो जाएगी। सही है, फाइनल आउटपुट होगा तो क्या होगा, बात वहीं ख़त्म हो जाएगी। लेकिन फंक्शन कॉल की सूरत में क्या होता है, फंक्शन कॉल की सूरत में क्या होता है, अब सुने। जब आपकी कोई ऐसी क्वेरी है, जब लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास क्वेरी गई, लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने उसको रिप्लाई किया। रिप्लाई किन सूरत में करेगा वो, या तो वो स्ट्रिंग हो सकती है, या वो फंक्शन कॉल कर सकता है, या तो फिर वो हैंड ऑफ कर सकता है। अब अगर इन तीनों चीज़ों में से हमने देखा कि भाई फंक्शन, अगर लार्ज लैंग्वेज मॉडल स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, एनएलपी रिटर्न करेगा, या वो ज़बान जो इंसानों को तो सिर्फ स्ट्रिंग समझ में आती है, सही है, नॉर्मल इंसान, आप डेवलपर हैं, आपको शायद जेसन भी आती है अच्छी बात है, बट हम एक नॉर्मल यूज़र पर्सपेक्टिव से फाइनल आउटपुट को देखते हैं। इट में कॉल अ फंक्शन, यानी टूल कॉल कर सकता है, ठीक है, यहाँ पे उसने टूल कॉल किया। अब जब टूल कॉल होगा तो उस सूरत में क्या होगा भैया, उस सूरत में ये होगा कि आपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को क्वेरी भेजी, लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने उसका जवाब दिया। जवाब वो यहाँ 3 सूरत में दे रहा था। अब हम ये देखते हैं कि 3 सूरत में से उसने ये चूज़ किया कि उसको एक फंक्शन कॉल करना है। अब जब फंक्शन कॉल होता है तो क्या होता है, सबसे पहले एक जेसन रिटर्न होती है। क्या होती है, जेसन रिटर्न होती है, सही है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल जब एक टूल को कॉल करता है तो वो सबसे पहले एक जेसन रिटर्न करता है। यूज़र की क्वेरी आई, लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने एनालाइज किया कि इस क्वेरी को टूल की ज़रूरत है, उसने टूल कॉल कर लिया। अब जब टूल कॉल हो गया तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल सबसे पहले क्या करेगा, एक जेसन रिटर्न करेगा। वो क्या रिटर्न करेगा, जेसन। यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने टूल को कॉल किया, अब उसने देखा कि भाई मुझे तो जेसन चाहिए, वो जेसन उठा के वो अपने पास रख देगा। वो जेसन कहाँ जाएगी, लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास। फिर क्या होगा, अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ये बात पता है, उसको इस बात पे ट्रेन किया गया है कि भाई जब एजेंटिक एप्लीकेशन हो तो मुझे जेसन में आउटपुट नहीं देना, मुझे किस में आउटपुट देना है, स्ट्रिंग में, एनएलपी में। लेकिन हमें तो जेसन मिली। अब क्या होगा, अभी एक काम हो गया कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने टूल कॉल कर लिया, और लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने टूल कॉल को करने के बाद अपने पास जेसन रख ली। लेकिन लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ये भी पता है कि मुझे सिर्फ जेसन में जवाब नहीं देना, मुझे जो है वो इसको स्ट्रिंग में तब्दील करके जवाब देना है, सही है। पहले यहाँ तक अपने बराबर वाले से डिस्कस करें कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्वेरी को एनालाइज करता है, फिर वो रिप्लाई करता है। रिप्लाई उसका 3 सूरत में हो सकता है, चाहे वो स्ट्रिंग हो, फंक्शन कॉल हो, हैंड ऑफ हो। जब फंक्शन कॉल होता है तो सबसे पहले क्या होता है, एक जेसन रिटर्न होती है। जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें, कोई यहाँ वहाँ की बात नहीं करेगा। लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्वेरी को एनालाइज करेगा, क्वेरी को एनालाइज करने के बाद वो हमें जवाब देगा। जवाब की 3 सूरत हो सकते हैं, स्ट्रिंग, फंक्शन कॉल या हैंड ऑफ। फंक्शन कॉल उसने किया, सपोज करें कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने फंक्शन को कॉल कर लिया। अब वो एक जेसन रिटर्न करेगा, ठीक है। अब जेसन जब रिटर्न करेगा तो ये प्रोसेस कैसे हुआ, सही है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने, अब हमने क्या डिस्कस किया 2-3 क्लास पहले, कि अपनी एप्लीकेशन को है ना 2 हिस्सों में तोड़ दें। एक आपका कोड जो main.py की फाइल है वो, और एक LLM का पर्सपेक्टिव। आपकी एजेंटिक एप्लीकेशन 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई। एक आपका कोड जो VS कोड में कोड लिखा हुआ है वो कोड, और दूसरा LLM। 2 हिस्सों में तोड़ दिया। आपके कोड से सबसे पहले यूज़र प्रॉम्प्ट आप कहाँ से देंगे, जाहिर सी बात है आपके कोड से ही जाएगा। यूज़र का प्रॉम्प्ट गया, लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने क्वेरी को एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचा कि मुझे किसको कॉल करना है, टूल को कॉल करना है। किसको कॉल करना है, टूल को कॉल करना है। यानी उसने कोड से यूज़र इनपुट को पढ़ा। ये यूज़र इनपुट हमारा कहाँ लिखा हुआ है, हमारी फाइल में लिखा है ना। इसने यहाँ पे इस
को पढ़ा और ये क्वेरी गई LLM के पास। अब LLM ने एनालाइज किया और टूल कॉल किया। अब जब टूल कॉल होता है तो क्या रिटर्न होता है? सबसे पहले जेसन। सबसे पहले क्या रिटर्न होगा? जेसन। अब जेसन रिटर्न हो गई, एक काम हो गया। दूसरी चीज़ क्या होती है? जब जेसन कॉल होगी तो यूज़र को डायरेक्ट जेसन नहीं आती, यूज़र को क्या आता है? स्ट्रिंग में आंसर आता है। किस में आता है? स्ट्रिंग में आंसर आता है। अब जेसन आ गई। अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल देखेगा, जैसे उसने पहले यूज़र की क्वेरी को एनालाइज किया ना, अब वो जेसन को भी एनालाइज करेगा और उसका आंसर NLP में यानी फाइनल आउटपुट में आपको कन्वर्ट करके देगा। ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने जेसन रख ली अपने पास। अब जेसन को वो कन्वर्ट करेगा किस में? NLP में। और NLP में जब वो कन्वर्ट करेगा तो उस NLP को उठा के कहाँ दे देगा? दोबारा आपके कोड में। यानी पहले आपके यूज़र इनपुट आपके कोड से गया LLM के पास, LLM से दोबारा वो आया किसके पास? आपके कोड के पास, आपके फंक्शन को कॉल करने। फिर उसने जेसन रख ली अपने पास और दोबारा उसने क्या किया? आपकी जो स्ट्रिंग रिटर्न हुई जेसन के बाद वो दोबारा आपके उठा के कोड को रख दी यहाँ पे, उसने इस की में रख दी। भाई ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप सुबह ऑफिस के लिए सपोज शारे फैसल की एक राउट से जा रहे हैं, शारे फैसल की एक रास्ते से जा रहे हैं, शाम को आपकी छुट्टी हुई तो उसने आप क्या करेंगे? शारे फैसल की दूसरी तरफ से आएंगे। ऐसा ही होता है? यस और नो? सही है। आप कहीं भी गए, अभी आप घर से गए, अभी आप घर से आए, इस आप राउट ए से, सही है, जो आपका पहला रास्ता था आप उससे अभी आए, गवर्नर हाउस पहुंचे। अब आप उसी सड़क के दूसरे हिस्से को यूज़ करते हुए यहाँ पे दोबारा अपने घर चले जाएंगे। तो यहाँ पे यही हो रहा है। ये सारी बात बताने का मकसद ये है कि जब एक टूल कॉल होता है, सही है, जब एक टूल कॉल होता है तो उसके जो टर्न्स होते हैं, उसके जो टर्न्स होते हैं, टर्न्स यही TURNS, उसके जो टर्न्स होते हैं वो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। सही है। ये सारी बात बताने का मकसद ये है। बिल्कुल वैसे दोबारा उस एग्जाम्पल को देखते हैं। भाई आप ऑफिस से गए, सॉरी घर से निकले ऑफिस के लिए, कहीं जाने के लिए, आपने शारे फैसल, सुबह आप गए शारे फैसल की एक साइड से, सही है, शाम को आप दोबारा शारे फैसल की ही दूसरी साइड से आए, तो आप एक दिन में घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आने के लिए शारे फैसल से कितनी दफ़ा गुजरे? 2 दफ़ा गुजरे, 1 दफ़ा गुजरे? सोच के पता, जल्दबाजी की कोई बात नहीं है। 2 दफ़ा गुजरे। क्यों? सुबह ऑफिस जाने के लिए आपने शारे फैसल को यूज़ किया, शाम को वापस आने के लिए आपने दोबारा उसी सड़क को यूज़ किया। तो क्या हुआ? एक ही रूट को आपने 2 दफ़ा यूज़ किया। ठीक है। ये यहाँ पे एक जब टूल कॉल होता है या जब टूल कॉल होता है तो क्या होता है? 2 टर्न्स में टूल कॉल होता है। अब 2 टर्न्स में क्यों होता है? दोबारा वही डिस्कशन। आपकी क्वेरी गई LLM के पास, जैसे आप गए थे ना सुबह ऑफिस एक सड़क को यूज़ करके, आपकी क्वेरी गई किसके पास? LLM के पास। यानी आप अपने कोड से LLM तक पहुँचे 1 दफ़ा, सही है। अब क्या हुआ? आपके टूल ने कॉल कर लिया, सॉरी LLM ने टूल कॉल कर लिया। अब जब LLM ने टूल कॉल कर लिया तो उसने जेसन रखी और जेसन को दोबारा फाइनली आपके कोड पे लाके उसने रख दिया, सही है। तो LLM आपके कोड तक कितनी दफ़ा पहुंचा? 2 दफ़ा। कितनी दफ़ा? 2 दफ़ा। 1 दफ़ा कब? जब उसने टूल की लिस्ट को देखा कि मेरे पास कौन कौन से टूल हैं, सही है, तो उसने वहां से जेसन रख ली। दूसरी दफ़ा वो आपके कोड पे वापस कब पहुंचा? जब उसने आपको नेचुरल लैंग्वेज में आंसर किया। ये जल्दी से अपने बराबर वाला से डिस्कस करें।
10 बाय डिफ़ॉल्ट 10 होता है। जब 10 जल्दी से देख लेते हैं, बिल्कुल टेक्निकल है, डेवलपर पर्सपेक्टिव से याद रखना है, इसलिए आई नो थोड़ा समझने में मुश्किल हो रहा होगा। इसको दोबारा देख लेते हैं। आपको ये बात तो पता है कि सबसे पहले यूज़र की क्वेरी जाती है। यूज़र की क्वेरी जाने के बाद LLM आपको क्या करता है? रिप्लाई करता है। सही है? ये आपके सामने लिखा है मैंने। अब इसको गौर से देखें। आप सबसे पहले क्या होता है? यूज़र की क्यूरी क्वेरी जाती है। अब यूज़र की क्वेरी लार्ज लैंग्वेज मॉडल तक पहुंची तो उसने एनालाइज किया आपकी क्वेरी को। भाई जाहिर सी बात है, अगर हम भी एक दूसरे से कोई बात करते हैं तो सबसे पहले बात को एनालाइज करते हैं ना, कि भाई सामने वाला बोल क्या रहा है। सारी बातें बन, सारा फोकस यहाँ पे कि सामने वाला बोल क्या रहा है। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल का भी ये बिहेवियर होता है कि सबसे पहले वो सामने वाले की बात को सुनता है। जब उसने सामने वाले की बात को सुन लिया तो वो क्या करेगा? या तो वो स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा, या वो क्या करेगा? फंक्शन टूल को कॉल करेगा, या वो हैंड ऑफ भी कर सकता है। 3 चीज़ें हमने देख ली। हम सपोज करते हैं हमारी कोई ऐसी क्वेरी थी जिसमें टूल कॉल हुआ। सही है? सपोज करें मैंने आपसे एक सवाल पूछा, उस सवाल का जवाब आपके पास था, आपने खुद से मुझे जवाब दे दिया, तो ये क्या हुआ? स्ट्रिंग रिटर्न हो गई। ठीक है? मैंने आपको अब एक सवाल पूछा, उस सवाल का जवाब आपके पास नहीं है। नहीं था। आपने कहा यार रुको, मैं अपने दोस्त को फ़ोन करके पूछ लेता हूँ। सही है? मैंने अब आपसे एक सवाल पूछा जिस सवाल का जवाब अब आप लोगों के पास नहीं था। आपने कहा यार रुको, मुझे नहीं पता, शायद मैं अपने दोस्त को फ़ोन करके पूछता हूँ। अब वो इस सूरत में क्या हुआ? आपने क्या किया? टूल कॉल किया। आपने क्या किया? टूल को कॉल किया। आपने अपने दोस्त को कॉल किया ना, तो सपोज करें आपने टूल कॉल कर लिया। ठीक है? अब क्या होगा? आपने अपने दोस्त को फ़ोन किया, आपके दोस्त के पास वो ही क्वेरी गई जो मेरे पास थी। सही है? अब आपके दोस्त ने आपको क्या क्या जवाब दिया, और वो जवाब आपने लाके किसको दे दिया? मुझे दे दिया। ऐसा ही होता है ना नॉर्मल लाइफ में, कि कुछ और होता है? ऐसा ही होता है, यस और नो? यस। ठीक है। अब इसी सिनेरियो को लेके चलते हैं। मेरी क्वेरी गई लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास। लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने कहा रुको, मैं कोई फंक्शन टूल करके कॉल करके बताता हूँ। फंक्शन कॉल टूल कॉल करके मैं बताता हूँ। अब जब लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने फंक्शन कॉल कर लिया, यहाँ तक आप सबको क्लियर है। अब एक जेसन रिटर्न होगी। क्या रिटर्न होगी? जेसन। अब जब जेसन रिटर्न हो गई, बात पूरी हो गई, जवाब आ गया। ठीक है? बात पूरी हो गई, जवाब आ गया। अब जवाब के लिए ज़रूरी क्या है? जैसे फाइनल आउटपुट में जवाब देना। किसको जवाब देना? किस सूरत में जवाब देना? फाइनल आउटपुट। क्यों? क्योंकि फाइनल आउटपुट किस सूरत में होता है? स्ट्रिंग की सूरत में होता है। सही है? अब आपने यहाँ पे फंक्शन कॉल कर लिया, जेसन हो गया। जेसन तक सबको बात क्लियर है, यस और नो? ठीक है। जेसन पहुँच गई हमारे पास। अब जेसन के बाद एक और प्रोसेस होता है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल उस जेसन को रॉ आइटम में कन्वर्ट करता है। किस में करता है? फाइनल आउटपुट। चले रॉ आइटम छोड़ते हैं, आप मजीद कंफ्यूज होंगे, दोनों सेम ही है, बट हम रॉ आइटम का अल्फा साइड पे करते हैं। LLM क्या करेगा? NLP में, यानी फाइनल आउटपुट में उसको जवाब देगा। ठीक है? आपने ये चीज़ तो आज तक देखी है ना, जब भी आप वेदर का टूल कॉल करते थे आपको किस में रिटर्न होता था जवाब? सनी। द वेदर इज सनी। सही है? अब जेसन रिटर्न हुई। जेसन के बाद अब जिम्मेदारी ये आती है कि भाई मुझे NLP में जवाब चाहिए, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल खुद उसको NLP में कन्वर्ट करेगा, और NLP में कन्वर्ट करके फाइनल आइटरेशन में उसको जवाब हमारे यूज़र को मिल जाएगा। ये अपने बराबर वाले से डिस्कस करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये सारी बातें जो यहाँ पे लिखी हैं आपको क्लियर है। अब आपको याद क्या रखना है? ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। सही है? क्योंकि कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखने पड़ते हैं। जेसन तक बात क्लियर है। जेसन के बाद लार्ज लैंग्वेज मॉडल खुद जो है वो उसको NLP में कन्वर्ट करेगा, और NLP में कन्वर्ट करने के बाद जवाब दोबारा हमारे कोड तक
पहुंच जाएगा। अब ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि जब टूल कॉल होता है तो उसकी मैक्स टर्न क्या होती है? 2। मैक्स टर्न कितनी होती है? 2। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए एक सड़क को यूज़ किया, दोबारा घर आने के लिए आपने उसी सड़क को यूज़ किया, तो टोटल यूजेज कितना हुआ? 2। इसी तरह आपकी क्वेरी गई किसके पास? LLM के पास। अब LLM ने क्या किया? आपके टूल को एनालाइज किया, ठीक है, आपकी क्वेरी को एनालाइज करके आपके टूल को कॉल किया। यानी LLM ने अभी तक कितनी मर्तबा आपके कोड तक पहुंचा? एक दफ़ा। अभी तक एक दफ़ा पहुंचा है। जब वो टूल कॉल कर रहा है ना, जब वो टूल कॉल कर रहा है, देख रहा है कि एप्रोप्रिएट टूल है कि नहीं, और फिर उसको वो जवाब मिल गया, उसने जेसन कर दिया उसको, तो अभी एक आइट्रेशन। सही है, अभी क्या है? एक आइट्रेशन। अब ये लाजमी बात है कि भाई अब दोनों कॉन्सेप्ट को मर्ज करें। सही है, अब ये लाजमी सी बात है कि LLM एक दफ़ा आपके कोड बेस तक आ चुका है, उसने जेसन कर दिया। अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे ये बात लाजमी है कि वो जेसन के बाद क्या करे? नेचुरल लैंग्वेज में, नेचुरल लैंग्वेज यानी वो बात जो आम इंसान को भी समझ आती है। और आम इंसान को कौन सी लैंग्वेज समझ आती है? स्ट्रिंग। आम इंसान को कौन सी लैंग्वेज समझ आती है? स्ट्रिंग। क्योंकि स्ट्रिंग क्या होता है? इंग्लिश का एक सादा सा जुमला, जो कि सबको ही पता है। सही है। LLM एक दफ़ा मेरी एप्लीकेशन पे आ चुका है। जब वो पहली दफ़ा मेरी एप्लीकेशन पे आया तो उसने क्या किया? टूल को कॉल किया, टूल कॉल कर लिया, जेसन उसके पास आ गई। और जब जेसन आ गई तो उसने क्या किया? अब उसी जेसन को वो किस में कन्वर्ट करेगा? NLP में, स्ट्रिंग में, फाइनल आउटपुट की में। आप कुछ भी कह लें, तीनों एक ही चीज़ है। कंफ्यूज मत होना कि भाई कभी मैं स्ट्रिंग बोल रहा हूँ, कभी मैं फाइनल आउटपुट बोल रहा हूँ, कभी मैं NLP बोल रहा हूँ, तीनों एक ही चीज़ है। सही है। अब उसने क्या किया? आपको जो है वो NLP में आंसर लाके दे दिया। यानी LLM आपकी एप्लीकेशन तक कितनी दफ़ा पहुंचा फाइनल आउटपुट आने तक? 2 टाइम्स। 2 दफ़ा। तो मैक्स टर्न कितनी होती है बाय डिफ़ॉल्ट? 2 टाइम्स। सॉरी, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं, जब एक टूल कॉल होता है तो कितनी होती है? 2 टाइम्स। 2। सही है। अगर मैं इसको नहीं भी लिखूं तो ये 2 में चल जाएगा। मैंने इसको 2 एक्सप्लिसिटली लिख दिया। अब हम अपने इस कोड को चला के देखते हैं। uv run main.py। सही है, कोई भी एरर नहीं आया। मेरे पास ये फाइनल आउटपुट आ गया, ये रहा 5 + 3 = 8। अब ये क्यों आया? क्योंकि जल्दी से मैं आपको दिखा भी हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे मेरे पास एक रनर है जिसमें एक मैथ एजेंट है। मैथ एजेंट में मेरे पास इनपुट क्या है? व्हाट इज 5 + 3? व्हाट इज 5 + 3? मेरे पास ये इनपुट है। मेरे पास एक मैथ एजेंट है। मैथ एजेंट देख लेते क्या कर रहा है। ये रहा मेरा मैथ एजेंट। सिंपल एक मैथ एजेंट है जिसको इंस्ट्रक्शंस मिले हुए, यू आर अ मैथ एजेंट, योर टास्क इज टू असिस्ट यूजर विथ मैथ रिलेटेड इंक्वायरीज। ठीक हो गया, ये इसका इनपुट है। इसको टूल के नाम पे एक सबट्रैक्ट दिया हुआ है, ऐड दिया हुआ है और एक सबट्रैक्ट दिया हुआ है। सबट्रैक्ट को अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा। ऐड आप देख लें, सिंपल वही चीज़ है जो हम आज तक कर रहे थे। सही हो गया। खैर, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जब एक टूल कॉल हो रहा है तो मैक्स टर्न कितने हैं? 2। जब एक टूल कॉल होता है, आई रिपीट, जब एक टूल कॉल होता है तो मैक्स टर्न 2 में होता है। कितने में होता है? 2 में। उसको 2 मैक्स टर्न लगते हैं अपना टूल कॉल करने में। अच्छा, अगर मैं 1 कर दूं, अब एक सवाल, अभी हमने क्या डिस्कस किया? फर्स्ट टर्न में लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या करता है? टूल उठाता है। कौन सी चीज रिटर्न करता है? जेसन। फर्स्ट टर्न में वो क्या रिटर्न करता है? जेसन। लेकिन लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे ये चीज लाजमी है कि वो NLP में जवाब रिटर्न करेगा। सही है। अब मुझे एक बात बताए, ऐसे ही खेलने के लिए, तफरी करने के लिए, अगर मैं यहाँ मैक्स टर्न 1 कर दूं तो एरर आएगा या जो उसने जेसन प्रोड्यूस किए वो आएगी? जेसन आएगा। गौर से सुनिए,
होता क्या है मैं आपको पहले बिहाइंड द सीन्स बता दूँ, कंफ्यूज ना हो, और जिसका जो आंसर है कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं। सबसे पहले एलएलएम टूल कॉल करता है फर्स्ट टर्न। एलएलएम क्या करता है? टूल कॉल करता है फर्स्ट टर्न। फिर एलएलएम पे ये लाजमी है, एलएलएम पे ये चीज़ लाजमी है कि वो आपको आपका डिज़ायर्ड आउटपुट दे। NLP क्या करे? वो आपको आपका डिज़ायर्ड आउटपुट दे, उस पर ये चीज़ लाजमी है। तो फिर क्या करता है वो जेसन को दोबारा जो है वो डिज़ायर्ड आउटपुट रिटर्न कर देता है, जेसन को डिज़ायर्ड आउटपुट में कन्वर्ट करता है और दे देता है। तो अब ये कितनी कॉल हो गई? 2 times। अब जब मैंने इसको 1 किया, अपनी अंडरस्टैंडिंग में बताया, सही गलत का कोई कंपटीशन नहीं है यहाँ पे। जेसन सोच के बताएं कि अगर मैंने इस मैक्स टर्न को 1 किया तो वो जेसन जो उसने प्रोड्यूस किया है वो ही रिटर्न कर देगा या फिर एरर आएगा? सोच के बताएं जल्दबाजी एरर में। आएगा, एरर आएगा, सोच ले, सबको सोचने दें, एरर। ठीक है? सबके इनपुट लाजमी वैलिड, कन्वर्ट करना है तो सॉरी वैलिड नहीं है, वेलकम है। कितने लोग कह रहे हैं? सोच लिया सबने? सही है। कितने लोग कह रहे हैं एरर आएगा? हैंड रेज करें। सही है। अब कोई एक हैंड रेज करके, नॉट इन जल्दबाजी, जो लोग कह रहे हैं एरर आएगा वो क्यों कह रहे हैं एरर आएगा? जितना समझ आए, टूटा फूटा कुछ भी। जी आप प्लीज। सही है। स्ट्रिंग में या डिजायर्ड आउटपुट में? जी आप। ठीक है। यहाँ से कोई बताएगा? यहाँ से भी काफ़ी है। जी आप बताएं, थोड़ा ज़ोर से प्लीज़। ज़रूरी है डिज़ायर्ड आउटपुट हो, जेसन नहीं हो सकता। जी सर आप बताएं, आपने भी एंड्रेस किया था ना? सही है। तो आपका भी मोर और लेस जवाब ये है कि भाई एलएलएम पे लाजमी है कि डिज़ायर्ड आउटपुट ही दे, डिज़ायर्ड फॉर्म में ही आउटपुट दे, ताकि क्या हो, एरर ना आए। यही कह रहे हैं आप, सबका यही इनपुट है। और कोई कुछ? जी प्लीज़। नहीं होती है। आप इसको 1 से 10 तक कुछ भी रख सकते हैं। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है 10 होती है। सही है कि भाई अगर 10 से ज़्यादा एक्सीड कर गई तो एरर आ जाएगा। सही है। अब वो कोई सिनेरियो हो जिसमें एलएलएम टूल कॉल करे जा रहा है, जब वो 10 तक पहुंच गया फिर वो एक एरर आ जाएगा। अभी हमने 1 रखा है। सही है। मेजॉरिटी ये कह रही थी कि भैया एरर आएगा। जी आप कुछ कह रही हैं? फर्स्ट टर्न में आंसर आ जाएगा। ठीक है। मेरे पास टर्मिनल में जैसे अभी 5 + 3 8 लिखा है, ये एरर आएगा या ये मेरे पास आ जाएगा? एरर आएगा। अभी चला के देखते हैं। तो अभी दोनों सब मिक्स हमारे पास जो है वो इनपुट है आप लोगों में, कि भाई एरर भी आएगा और जेसन भी आ सकता है। चला के देखते हैं इसको। UV main.py। एरर। हमारे पास एक एरर रेज हो गया, और वो एरर क्या रेज हुआ ज़रा पढ़ें। रेज मैक्स टर्न 60। पढ़ें, सब पढ़ें, नो जल्दबाजी। हमारे पास एक एरर आया कि भाई मैक्स टर्न्स एक्सीड। आपने मैक्स टर्न 1 रखी है, इसलिए जो है वो मैं आपको एरर दे रहा हूँ। और एरर क्या आया भैया? एरर ये आया। एरर क्यों आया? जो एरर कह रहे थे वो ठीक थे। अब एरर क्या आया? मैक्स टर्न्स एक्सीड।
वो मैक्स टन एक्सीड कहाँ से आया? यहाँ से मेरे पास आया। मैक्स टन इज इक्वल्स टू 1। अब हमारे पास जो ये एरर आया वो इसलिए आया कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल जब हमें हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट दे रहा था तो वो तो हमने उसको अलाउ ही नहीं किया। डिज़ायर्ड आउटपुट, अब एजेंटिक एप्लीकेशंस में क्या होता है, एलएलएम समझता है कि भाई मेरे पास ये डिज़ायर्ड आउटपुट जो है वो देना लाजमी है, क्योंकि उसको सिखाया यही गया है। अगर उसको उसका डिज़ायर्ड आउटपुट हमने नहीं देने दिया तो वो क्या करेगा, हमें एक मैक्स टर्न एक्सीड का एरर दे देगा। क्यों एरर दे देगा? क्योंकि यही रीज़न है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेन है इस बात पे कि भाई आपको जो है वो डिज़ायर्ड आउटपुट देना है। क्या देना है? डिज़ायर्ड आउटपुट। वही बात डिज़ायर्ड आउटपुट के भाई जो एनएलपी। तो अभी आपने देखा कि भाई मैक्स टर्न, अगर मैं इसको 2 कर दूं अब चल जाएगा? यस। चला दिया इसको, देखते हैं। सही है। तो पूरी कहानी, पूरा प्रोसेस, जो साइकिल, पूरी एजेंटिक साइकिल है ना, वो कंप्लीट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वो कंप्लीट होनी चाहिए। और वो कंप्लीट साइकिल क्या है? यूज़र की क्वेरी गई, क्वेरी एनालाइज हुई, क्वेरी एनालाइज होने के बाद एलएलएम दोबारा मेरी एप्लीकेशन में आया। एलएलएम फर्स्ट टाइम मेरी एप्लीकेशन में आया, जिसको हम क्या कहेंगे? मैक्स टर्न 1। उसने टूल कॉल किया, जेसन उठाई और अपने पास रख ली। मैक्स टर्न कितना है? 1। अब उस जेसन को क्या करना पड़ेगा? एनएलपी में कन्वर्ट करना है या डिज़ायर्ड आउटपुट में कन्वर्ट करना है। सही है। तो डिज़ायर्ड आउटपुट में उसने कन्वर्ट किया। अब वो दोबारा मेरी एप्लीकेशन में आया, एलएलएम जो है वो दोबारा मेरी एप्लीकेशन तक पहुंचा। तो मैक्स टर्न कितनी हुई? 2 टाइम्स। तो इसलिए मैक्स टर्न जब 2 होगा तो इट इज़ ओके। सही है। अब 1 होगा तो इट विल बी एन एरर। सही है। और एरर क्या आएगा भैया? मैक्स टर्न एक्सीड। क्योंकि मैक्स टर्न एक्सीड, एलएलएम को कितने टर्न्स चाहिए होते हैं एक टूल कॉल को पूरा करने के लिए? 2। आपने यहाँ पे 1 लिखा। अब जब एलएलएम 2 कर गया तो ये तो आपकी जो डिज़ायर्ड वैल्यू थी वो तो एक्सीड हो गई। सही है। इसलिए मैक्स टर्न एक्सीड। जल्दी से ये पूरी एजेंटिक साइकिल अपने बराबर वाले से डिस्कस करें जी। ये एडवांटेजेस दिए ताकि आपका जो एलएलएम है ना, कभी कभी ये चीज़ होती है कि इनफाइनाइट लूप में फंस जाता है, यानी एलएलएम समझ नहीं आता, एलएलएम चलता रहता है। अब जितना एलएलएम चलेगा ना उतना आपके टोकन्स खर्च होते हैं। अभी तो हम जेमिनी यूज़ कर रहे हैं, वो फ्री है, इसलिए हमें इस बात का अभी इतना अंदाज़ा नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई पेड मॉडल है और वो महंगा है तो वो चले जा रहा है। जैसे आपके घर के लाइट फैन है, एसी है, और वो चले जा रहे हैं, आपकी क्या नीचे मीटर खर्च हो रहा है। तो इसलिए इस चीज़ को बचाने के लिए मैक्स टर्न रखा हुआ। जैसे आपने भी रखा होगा ना, अगर आपके घर में एसी के भाई 2 घंटा एसी चलेगा, 2 से ज़्यादा नहीं, तो यहाँ पे मैक्स टर्न इसलिए लगाया हुआ है कि अगर इतने टूल्स में, इतने टर्न्स में अगर आंसर आ रहा है तो ठीक है, वरना ट्रिप कर दो जी। एलएलएम 9 10 मैक्स टर्न जो है ना 10 है। नहीं, अब आपका सवाल और टेक्निकल है, लेकिन अभी मैं उस पर नहीं जाऊँगा, आप मुझसे पर्सनली आके पूछ लेना। सही है, वरना सब कंफ्यूज हो जाएंगे। जब टूल कॉल होगा तो टूल कॉल के लिए 2 मैक्स टर्न चाहिए। अब अगर आपका जो ये सवाल था, अब ये सवाल भी मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रहा, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी और बात और लंबी चली जाएगी। जो आपका सवाल था वैलिड सवाल है, आप मुझे पर्सनली आके पूछ लेना जी। पूछे, सही, अच्छा सवाल है। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस और नो? 65-70% भी यस और नो? सही है। मैक्स टर्न 1 किया, एरर आया। मैक्स टर्न 2 किया, इट विल शो रिजल्ट, सही चल गया। मैक्स टर्न 3 किया, अब क्या होगा? नहीं सही चलेगा। तो सोच ले, कोई जल्दबाजी नहीं है भाई, आंसर आएगा। जिसको जो दिमाग में आ रहा है वो सोचे, एटलीस्ट अपना दिमाग लड़ाए।
मैं ये वो ठीक आंसर जो भी है, आंसर आएगा एरर आएगा। ठीक है, अभी चला लेते हैं। ये आप लोगों की आवाज़ बहुत जो है ना लाउड है, प्लीज़ थोड़ा आराम से। सही है, रिस्पॉन्स आपका आ गया, क्योंकि मैक्स टर्न क्या था, 3 था, लेकिन उसने मैक्स टर्न को एक्सीड नहीं किया, उसने 2 में लाके अपना जवाब दे दिया। सही है। बाय डिफ़ॉल्ट या मैक्स टर्न कितने होते हैं, 10। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो वैल्यू होती है ना वो क्या होती है, 10। अब आपका कोई ऐसा वर्कफ्लो है जिसमें आपका LLM टूल पे टूल कॉल करे जा रहा है। हो सकता है आपका कोई बहुत वास्ट एक वर्कफ्लो हो जिसमें टूल कॉल ना हो, सॉरी टूल कॉल बहुत सारे चाहिए हो, तो आपके पास मैक्स वैल्यू क्या होती है, 10। सही है। अब ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसके अंदर भी अगर रिस्पॉन्स आ गया तो वो वैलिड है। एरर सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में रेज होगा जब मैक्स टर्न क्या होंगे, एक्सीड हो जाएंगे। मैक्स टर्न क्या होंगे, एक्सीड हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कर लिया 1, तो ये एक्सीड हो गया। 2 करूँगा तो मैं इट्स ऑल राइट। ठीक हो गया जी। तो ये था हमारा मैक्स टर्न। 0 करके देखें आप, 10 मैक्सिमम वैल्यू है, 10 से ज़्यादा होगा तो एरर आ जाएगा। भाई आपकी जो भी मैक्स टर्न की वैल्यू है बाय डिफ़ॉल्ट ही होती है 10। आज तक आपने जितना भी कोड चलाया ना विदाउट मैक्स टर्न के, तो उसके पीछे जो बिहाइंड द सीन्स वैल्यू थी ना वो 10 थी। अगर 10 की जगह आपने कोई ऐसा वर्कफ्लो बना लिया जिसको 11 टूल कॉल्स चाहिए, 15 चाहिए, तो वो फिर टूल मैक्स टर्न एक्सीड का एरर रेज करेगा। आप जो वैल्यू, गौर से सुने सारी बातें बंद, आप जो वैल्यू मैक्स टर्न में यहाँ पे लगाएंगे, अगर वो वैल्यू एक्सीड करती है, अगर आपके टूल्स यहाँ पे टूल कॉल्स यहाँ पे एक्सीड करते हैं, एक्सीड का मतलब क्या होता है, बढ़ जाना, अगर वो वैल्यूज़ बढ़ जाती ना तो एरर आएगा, उसके कम है तो फिर वो एरर नहीं आएगा। ये मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम एजेंटिक साइकिल आपकी चल सकती है कि भाई इतने में हमारे टूल कॉल हो जाए, आंसर आ जाए। बट अगर मैक्सिमम से ऊपर कोई चीज़ जाती है तो एरर आता है, तो यहाँ पे ये चीज़ क्या होगी, ट्रिप कर जाएगी। ठीक हो गया जी। आप क्या रख सकते हैं, या आप चला के देखें, ये चीज़ें आपको चलाने पे समझ आएगी। अभी अगर हम ये टॉपिक बहुत वास्ट है, अगर हम हर चीज़ क्लास में डिस्कस करेंगे टॉपिक डिस्कशन बहुत लंबा हो जाएगा। एक सेकंड हैंड रेस करके पूछे कोई। आप इंक्रीज करके देखें कि इंक्रीज हो सकते हैं कि नहीं। 10 का आप 20 कर सकती हैं कि नहीं, या 10 की ही लिमिट है। ठीक है, ये चीज़ आप चला के देखें जी। आप नहीं कर सकते, क्या आप इस बात पे श्योर हैं? वो फिर आपके उसके वर्क फ्लो पे डिपेंड करता है, आपकी बिजनेस लॉजिक पे डिपेंड करता है। आप ये चला के देखें कि वो 15 10 से एक्सीड कर सकता है या नहीं। सही है जी। यहाँ से कोई कुछ पूछ रहा था जी। एक सेकंड, हैंड रेस करें, हैंड पीछे वाले ने रेस किया था। आप पूछ रहे हैं, थोड़ा जोर से। आवाज़ नहीं आई, सॉरी। सही है जी, उतने ही होंगे। ये आपके बिजनेस लॉजिक पे डिपेंड करता है कि आपके जब फंक्शन कॉल हो रहा है तो LLM के टोकन्स तो खर्च हो रहे हैं। अगर API भी कॉल हो, उसमें API भी कॉल हो रहे तो API भी जाहिर सी बात आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी उसकी। सही है, टोटली बिजनेस के ऊपर है ये। अच्छी बात है, जो सवाल आ रहे हैं काफ़ी टेक्निकल आ रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा हैंड ऑफ से। क्या है भैया? हैंड ऑफ से। हैंड ऑफ में हमने बेसिकली हर चीज़ ही पढ़ ली है, उसमें एज सच कोई चीज़
रिमेनिंग नहीं है, बस एक छोटा सा एट्रीब्यूट हमें पढ़ना है। इन सब चीज़ों को, टूल कॉल को, मैक्सटन को आप चला के देखें तो बात जो है वो लाजमी है, आपको ज़्यादा समझ आएगी। जी जब हैंड ऑफ होगा तो हैंड ऑफ में जो है वो आपकी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है, सही है। ये टूल कॉल के लिए होता है। ठीक हो गया, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। ओके रिस्पॉन्स, एरर रिस्पॉन्स, ठीक हो गया जी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हैंड ऑफ्स।